करो शुरू बेटा, रिकॉर्डिंग शुरू करो। ऐसे अच्छे से सेव कर लेना, ये अपलोड फिर कर देंगे, ठीक है, ताकि जो बच्चे लेट आएंगे वो देख सकते हैं। तो अब आज जो है हम हमारी क्लास पहली क्लास है 12th क्लास की, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर 11th के अच्छे गए और रिजल्ट आपका या तो आ गया होगा या आने वाला होगा, और आपको यकीन है कि आप पास हो जाओगे 11th में, इसीलिए आप ये लेक्चर देख रहे हो और पढ़ रहे हो हमारे साथ, ठीक। तो बेसिकली शुरुआत करें। अगर मैं आपको बताऊं कि 12th क्लास में हमें कैसे कैसे देखना है, क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं, तो 5-10 मिनट में एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ पूरी केमिस्ट्री का कि 12th में हमें कैसे कैसे पढ़ना है। इसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक। देखो, सीबीएसई जो है हर साल अपना सिलेबस जो है चेंज कर रही है। लास्ट 3 से 4 ईयर्स मैंने जो सिलेबस देखा हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। कोई चैप्टर डिलीट हो रहा है, कोई चैप्टर वापस आ जा रहा है, कुछ आधा कट रहा है, कोई पूरा कट रहा है। तो मैं एक बार आपको करंट सिनेरियो बता देता हूँ कि करंट जो सिलेबस चल रहा है, करंट शेड्यूल टाइम टेबल क्या है उनका सीबीएसई का। तो अभी के हिसाब से 2 टर्म में पेपर होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक। और टर्म 1 में जो है वो चैप्टर नंबर आ रहे हैं 1, 2, 7, 10, 11 एंड 14। ये चैप्टर्स आपको टर्म 1 में मिलेंगे। और टर्म 1 का पूरा पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, टिक मारने वाले क्वेश्चंस होंगे, 55 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 45 करना होगा। पर क्वेश्चन आपको 0.777 नंबर का पड़ेगा, टोटल करोगे तो 35 नंबर के आसपास का बैठेगा, ठीक। तो वो बात तो हम बाद में भी आपको बता देंगे डिटेल्स। तो बेसिकली टर्म 1 का ये सिलेबस है आपका, आराम से आप देख लीजिए, 6 चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे। बात करें टर्म 2 की, जो कि पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको लिखने हैं आंसर्स। तो इसमें आ रहा है आपका चैप्टर 3, 4, 5, 8, 9, 12 एंड 13, ये चैप्टर्स आ रहे हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ 7 चैप्टर्स हैं, ऊपर 6 चैप्टर्स हैं, ठीक। दूसरी बात, एक चैप्टर आपको गायब दिख रहा होगा, वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 यहाँ से गायब है। चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीटली डिलीट कर रखा है 2-3 साल से सीबीएसई ने। और चैप्टर नंबर 15 और 16 भी है हमारे पार्ट 2 जो बुक लोगे ना, 2 पार्ट में बुक आएगी। पार्ट 2 जो बुक लोगे उसमें चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर नाम का, और चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर थे, ये भी आने वाले हैं, मतलब ये भी डिलीट कर दिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, ठीक, वही मैसेज आ रहे हैं बच्चों से, बच्चों के व्हाट्सएप पे। तो 15-16 जो चैप्टर है वो डिलीटेड हो चुके हैं, 2 साल से वो भी डिलीट चल रहे हैं। अब इस साल जब वापस सिलेबस रिवाइज होके आएगा तो देखते हैं कि कौन से चैप्टर इसमें से हटे हैं और कौन से चैप्टर वापस से आए हैं। कब आएगा वो रिवाइज सिलेबस, तो ये आता है आपका जुलाई अगस्त के आसपास। जुलाई मान के चलिए आप, जुलाई या अगस्त में तो आ ही जाना है, रिवाइज सिलेबस आएगा सीबीएसई का, जिसमें उसमें सब लिखा होगा कि क्या क्या चैप्टर आएंगे, टर्म 1 टर्म 2 होगा या नहीं होगा, पूरा एक ही टर्म होगा जो फाइनल में बोर्ड होता था वो होने वाला है, या यही सिनेरियो चलेगा वापस से, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है तो उसमें क्या चेंज आएगा, वो सब कुछ सीबीएसई आपको बता देगा। अभी हम अंदाजे से पढ़ के चलेंगे। अभी हम एक ऐसा चैप्टर उठाएंगे जो सीबीएसई डिलीट नहीं कर रहा है कई सालों से, और डिलीट नहीं भी करना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, दैट इज सॉल्यूशन। अगर आप स्कूल में आपके 12th क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स ने चैप्टर 2 ही स्टार्ट किया होगा। बहुत कम स्कूल ऐसे होते हैं जो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 जो है सॉलिड स्टेट्स, ये भी कई बार डिलीट हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए इसका रिस्क नहीं लेते टीचर्स कि पढ़ा दिया पता चला डिलीट हो गया, तो इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर हमेशा आता है, इसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक। तो ये था आपके टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस। अब हम पढ़ कैसे होंगे, तो जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज है, उस हिसाब से हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो 11th क्लास थी, ये 12th क्लास है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक है, नोट्स में आपको दे दूंगा। जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मैं आपको कहूंगा स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, देन आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट की मदद से फिर आप नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी एंड स्क्रीनशॉट की मदद से आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स आपको जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद भेजूंगा चैप्टर में, ताकि आप मेरा वेट ही ना करो, क्योंकि आपको अगर मैंने पहले ही नोट्स दे दिए ना तो आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे। तो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे एकदम सुंदर राइटिंग में, जैसे 11th के मिले थे, लेकिन तब तक आपको खुद नोट्स बनाने हैं। और इस बार नोट्स बनाने ही बनाने हैं बच्चों, ये 12th क्लास है, बोर्ड वाली क्लासेस में आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। 11th क्लास में आपका स्क्रीनशॉट से काम चल गया होगा, स्कूल के हाथ में सब कुछ होता है, वो करवा देते हैं पास, लेकिन 12th में ऐसा नहीं होगा। 12th में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बोर्ड का एग्जाम है। आपने तो बोर्ड 10th का भी नहीं दिया मेरे ख्याल से, वही बैच है ना जो 10th का भी बोर्ड नहीं दिया आप लोगों ने, है ना, वही बैच है, हाँ है ना। यस सर। हाँ, तो 10th में भी आपको बोर्ड का एक्सपीरियंस नहीं हो पाया,
और अब 12th क्लास आ गई है, तो इस बार तो पक्का आपको बोर्ड का एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरे स्कूल में जाओगे, वहां पे पूरी चेकिंग होगी, आपके एकदम बाल बाल में भी हाथ मारेंगे कि कहीं से चिप ना निकल आए। तो अच्छे से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपके नोट्स ही आपका बेड़ा पार कराएंगे, ठीक। और नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल भी अदर सोर्सेज पे मत जाइएगा कि आपने लक्ष्मीर प्रदीप उठा ली, प्रदीप क्षेत्रीपाल, आपने मॉडर्न एबीसी उठा ली, आपने जीआरबी पब्लिकेशन उठा ली, आपने यूट्यूब उठा लिया, आपने गूगल उठा लिया, आपने गूगल पे नोट्स सर्च मार लिए, टॉपर्स नोट्स उतार लिए, या जो भी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे कमांड करनी है। एनसीईआरटी के पढ़ के नोट्स बनाने हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो एनसीईआरटी शॉर्टकट मार रही नहीं समझा पा रही, उसके लिए तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर ही दूंगा, लेकिन नोट्स आप एनसीईआरटी से बनाएंगे बस। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का जैसे हमने पहले किया है, 11th क्लास में आपको कराया था, वैसे ही कोशिश करेंगे 12th क्लास में भी हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको करा पाए, लेकिन आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अब 11th क्लास में मैंने आपको कुछ भी असाइनमेंट ज्यादा नहीं दिए थे, 12th क्लास में ऐसा नहीं होगा। 12th क्लास में हम हर चैप्टर के आपको असाइनमेंट्स देंगे और आपको उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, कोशिश ये करेंगे कि संडे 2 संडे छोड़ के या एक हर संडे आपका 1 घंटे का ऑफलाइन सेशन भी रखा जाए। आप जैसे भी है, ज्यादा दूर तो रहते नहीं आप, ठीक है, कोई ज्यादा शाहदरा है, कोई यमुना विहार है, कोई कहीं, आप एक दिन संडे को तो आ ही सकते हैं। तो 2 संडे छोड़ के, 1 संडे छोड़ के हम आपको ऑफलाइन सेंटर बुला लेंगे। आप सारे बच्चे वहां आके हम 1-1.5 घंटा भी अगर लाइव इंटरेक्शन कर लेंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो इस बार ये चीज हमें नहीं करनी है, हमने 11th क्लास में नहीं करी थी, अब करनी है, ठीक है। अब शुरू करने जा रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो, अब चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, अभी जितने मैंने 6 चैप्टर लिखे ना, उसमें ये सबसे टफेस्ट चैप्टर आपको पढ़ने वाला है। ऑर्गेनिक छोड़ दी जाए तो, ठीक है, ऑर्गेनिक एक एक्सेप्शन वाला चीज है। ऑर्गेनिक जो है, कईयों को पसंद होती है, कईयों को पसंद नहीं होती। ऑर्गेनिक में बहुत कुछ आपको याद करना है, ठीक। तो ऑर्गेनिक को अगर छोड़ दिया जाए, ऑर्गेनिक भी आसान है वैसे तो, पर ये चैप्टर आपको बहुत टफ पढ़ने वाला है। तो प्लीज इसमें शुरुआत से अपना दिमाग लड़ा के रखें, बिल्कुल लाइटली ना लें। स्टार्टिंग की 1-2 क्लास तो आपको लगेगी कि यार ये तो हमें 9th में पढ़ा दिया था सब कुछ, लेकिन बेटा वो चीज के बेसिक्स अगर आपको क्लियर हैं, तो आपको आगे चैप्टर में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज आप लाइटली ले लोगे स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स को, तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन जो चैप्टर है, ये आपका बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, और अब आप फिजिकल केमिस्ट्री से समझ चुके होंगे कि इसके अंदर आपको डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल, ग्राफ सब कुछ मिल सकता है। ऑल दो इतना डेरिवेशन तो नहीं है, पर हाँ न्यूमेरिकल और ग्राफ तो है इस चैप्टर के अंदर। डन। इसके बाद बात करेगा सॉल्यूशन चैप्टर की, तो क्या क्या हमें पढ़ना है ना। मैं एक तरीके से फ्लो चार्ट पहले बना दूं, पहले हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। आदित्य भाटी, कैमरा ऑन कर लो बेटा, कैमरा ऑन करके बैठो। कोशिश करिए कि आप लोग कैमरा ऑन करके बैठे, ताकि आपके अंदर भी एक आए कि हाँ यार हमें भी कोई देख सकता है कि हम कैसे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो कैमरा ऑन करके रखेंगे तो थोड़ा सीरियसनेस आपके अंदर भी आएगा। कैमरा ऑफ करके बैठोगे तो कभी लेट के पढ़ोगे, कभी सो के, कभी पानी पी रहे हो, कभी चाय पी रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। तो कैमरा ऑन करके पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, 12th क्लास है, आप मेरे सामने बैठे नहीं हो जो मैं आपको मार पीट के सीधा कर सकूं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद भी लेनी होगी, ठीक है जी। चलो, फ्लो चार्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको इससे इंट्रोडक्शन कराऊंगा इसका, कि सॉल्यूशन किस बला का नाम है, सॉल्यूशन कौन होता है, सस्पेंशन कौन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये सॉल्यूट है, कैसे पहचानेंगे ये सॉल्वेंट है, एंड सो ऑन, ठीक। इसके बाद इंट्रोडक्शन अगर एक बार हो जाए, देन हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। अब कंसंट्रेशन टर्म्स मैं आपको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। मोलालिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन। उनके बीच में मैंने आपको रिलेशन भी सिखा दिया था कि वेट बाय वेट देगा तो वेट बाय वॉल्यूम पूछ लेगा, मोलालिटी देगा तो मोलालिटी पूछ लेगा, मोल फ्रैक्शन देगा तो मोलालिटी पूछ लेगा। और ये सारे रिलेशंस अब 12th क्लास में इस्तेमाल होंगे। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अब नील बट्टा सन्नाटा हो चुके हो, आपको 11th का कुछ भी याद नहीं है, तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं आपको एक राय यही दूंगा कि मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स वापस से डाल दूंगा आपके ग्रुप में। आप एक बार रीडिंग करके आ जाना कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि इसके ऊपर हमारे 8 न्यूमेरिकल अंदर एनसीईआरटी में और 4-5 न्यूमेरिकल पीछे बैक एक्सरसाइज में, यानी 12-13 क्वेश्चन हमारा वेट कर रहे हैं इस टॉपिक को लेके, कंसंट्रेशन टर्म को लेकर। तो एक न्यूमेरिकल इसमें से आने के बड़े चांसेस रहते हैं, तो अच्छे से आपको करना है, 11th क्लास वाला ही है सब, ठीक। इसके बाद जैसे आप कंसंट्रेशन टर्म कर लोगे, तो आपको एक सॉल्युबिलिटी नाम का टर्म है, उससे
रूबरू होना है, सॉल्युबिलिटी आपको पढ़ाई जाएगी कि सॉल्युबिलिटी मतलब चीनी में कितना मतलब पानी में कितना चीनी घोल सकते हो, एक लिमिट होती है मैक्सिमम, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं, तो वो हम देखेंगे। सॉल्युबिलिटी में कई सारे टाइप्स होते हैं, इनके कई सारे टाइप्स होंगे। टाइप्स में जैसे सॉलिड इन सॉलिड, ठीक, सॉलिड इन लिक्विड, कि जब सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे तो सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, और लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड, और गैस इन लिक्विड, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 4 लिखे, 4 में से 2 एनसीईआरटी में है, 2 एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है। कौन कौन से एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में ये सॉलिड इन लिक्विड है और गैस इन लिक्विड है, लेकिन हम आपको चारों पढ़ा देंगे, कोई इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, चारों पढ़ा लेंगे। इसके बाद सॉल्युबिलिटी पढ़ने के बाद बच्चों आपको पढ़ना होगा हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ या फिर रॉल्स लॉ, दोनों लॉ पढ़ने पड़ेंगे। रॉल्स लॉ, ठीक है, राइटिंग के लिए माफ करना। जो गैस इन लिक्विड टॉपिक आएगा ना, उसी के अंदर हेनरीज लॉ है, लेकिन मैंने अलग से लिखा हुआ है। हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ दोनों के दोनों जो है न्यूमेरिकल पार्ट है, ग्राफिकल पार्ट है, आराम से इनको हम पढ़ेंगे। डन। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा आइडियल गैस, सॉरी आइडियल गैस बोल दिया, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और मैं बस पूछने ही वाला था, इतने में अब जवाब भी मैंने खुद ही दे दिया। आइडियल वर्ड आपने कहाँ सुना हुआ है, बताओ जरा, आइडियल वर्ड कहीं सुना है? चैप्टर 5 सर। चैप्टर 5 पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। एक आइडियल गैस इक्वेशन थी, एक और इक्वेशन थी, बताएगा कोई, उसका नाम क्या था? वैन डर वाल्स वैन डर वाल गैस इक्वेशन, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे बेटा माइक ऑफ ही रखो, आपका माइक बहुत परेशान कर रहा है। चलो आगे सुनो, आइडियल नॉन आइडियल के बाद बच्चों अगला टॉपिक है इसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ये काफी लेंथी होने वाला है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 हैं, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन चारों पे कुछ फॉर्मूले हैं, चारों पे न्यूमेरिकल हैं, चारों पे ग्राफ वगैरह सब कुछ है इसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में। डन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एक बार हो जाए, इसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है जी। वेंट ऑफ फैक्टर जो है डिलीट है, इस साल जो 12th के बच्चे हैं ना, जो आपसे सीनियर हैं, जिनका भी बोर्ड का पेपर नहीं हुआ, उनके लिए डिलीट है टॉपिक, पर हम वेंट ऑफ फैक्टर को पढ़ लेंगे, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर आपको कॉलेज लेवल पे काम करेगा। एक बात मैं और बता दूं बच्चों, कि जब अब आप 12th के पेपर दे देंगे, बोर्ड के पेपर दे देंगे, तो जो कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपको एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। कई कॉलेजेस ऐसे हैं, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एंट्रेंस लेंगी आपका, और तब आपको एडमिशन मिलेगा जिस कोर्स में आप चाहेंगे। वो एंट्रेंस में क्या आएगा, वो एंट्रेंस में यही 11th 12th की चीजें आएंगी। तो ना केवल आप इसको बोर्ड के लेवल के लिए तैयार करो, बल्कि इसको ऐसे नोट्स बनाना कि आपको एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना है बाद में, ध्यान रखना। इन केस आपको पढ़ना है 12th के बाद, तो 12th के बाद अपना कुछ काम वाम खोलना है, मोमोज की दुकान खोलनी है, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, फिर तो आपको कुछ खासा काम नहीं है, आप बस बोर्ड में पास हो जाना, ठीक। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस देना है, अपने किसी एडमिशन कराना अच्छे कॉलेज में, तो एंट्रेंस वहां होते हैं और ये चैप्टर्स वहां पे काम आएंगे आपके, ठीक है जी। तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि वेंट ऑफ फैक्टर डिलीट था सीबीएसई से, तो एंट्रेंस में नहीं डालेंगे, वो तो डालेंगे, तो इसीलिए आपको मैं वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा दूं, ठीक। मुझे एक चीज बताओ, लाइटनिंग की इश्यू तो नहीं है, लाइटनिंग प्रॉपर है या कोई और लाइट जलाऊं? ठीक है सर। ठीक है चलो ओके। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मे भी एक आधा टॉपिक कोई बीच में मैंने यहाँ छोड़ दिया हो, तो मैं कवर कर लूंगा पढ़ाते हुए, ठीक है। मिटा रहे इसे। चल अब बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, सिर्फ पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ही था ना, अब इंट्रोडक्शन भी देखो कितना बड़ा हमने कर रखा है, ठीक। इंट्रोडक्शन में क्या है, बेसिकली जब हमें पहली चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है मिक्सचर, ठीक। मिक्सचर नाम का जो वर्ड है वो आपने पहले भी सुना होगा। मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, ये मोर देन वन कंपोनेंट्स जब आप मिक्स कर देते हो, तो वहां पे जो चीज तैयार होती है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 चीजें, 5 चीजें, 6 चीजें आपने मिक्स कर दी, तो उसको आप कहोगे कि मिक्सचर बना दिया। अब मिक्सचर 2 कैटेगरी का होता है, एक होता है होमोजीनियस, तो मैं खाली होमो लिख रहा हूँ, ठीक,
और एक लिख दिया हेट्रोजीनियस, तो मैं खाली हेट्रो लिख रहा हूँ। एक होमोजीनियस हो गया, एक हेट्रोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस में आपने सुना होगा ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, कि होमोजीनियस में ट्रू सॉल्यूशन वर्ड आ जाता है। और हेट्रोजीनियस में आते हैं दो लोग, एक होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, और एक आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन, और एक आपका ट्रू सॉल्यूशन। ठीक, होमोजीनियस बेसिकली कौन होते हैं? होमोजीनियस वाले सॉल्यूशन जो होते हैं वो वन फेस वाले होते हैं। अब ये नया वर्ड आ गया आपके लिए, वन फेस। तो फेस जो है बेसिकली इसका मीनिंग होता है बच्चों फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। यानी कि जब भी आप ट्रू सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें आपको सिर्फ सिंगल फेस दिखेगा, यानी एक ही फिजिकल स्टेट दिखेगी। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। आप पानी लीजिए, पानी में आप चीनी डालिए, घोलिए, चीनी का फेस जो था वो था सॉलिड स्टेट, पानी का जो फेस था वो था लिक्विड स्टेट। मिक्स कर दिया, घोल दिया, अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड स्टेट में बनेगा, यानी सिंगल फेस है। इसमें कहीं भी आपको सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। वो बात अलग है कि सर चीनी घोलते जाऊंगा घोलते जाऊंगा घोलते जाऊंगा तो एक समय घुलना बंद हो जाएगा, तब तो दिखेगा ना सर, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, उसमें पीपीटी बन गया, वो एक अलग चीज है, वो हमें सॉल्युबिलिटी नाम के टॉपिक में पढ़ना है। और एक जनरल भाषा में करें तो पानी लीजिए, चीनी करिए, घोलिए, तो ये लिक्विड फेस में दिखेगा। आप नमक लीजिए, नमक को घोल दीजिए, तो भी आपको एक सिंगल फेस दिखेगा, दैट इज लिक्विड फेस। लेकिन आप सस्पेंशन में आइए, सस्पेंशन में आप पानी लीजिए, रेत लीजिए, घोल दो, आपको रेत अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। तो दो फेस आपको दिख रहे हैं, रेत का फेस और पानी का फेस। रेत का फेस कैसा है? सॉलिड। पानी का फेस कैसा है? लिक्विड। तो इसमें आपको दो फेस दिखेंगे। यहां भी बच्चों आपको दो फेस दिखते हैं, वो कैसे होंगे वो मैं आपको दिखाता हूं, और फिलहाल लिख देते हैं पहले हम सस्पेंशन। और ये जो होते हैं ये होते हैं टू फेस, दो फेसेस आपको इसमें दिखाई देंगे। अब कोलोइडियल का एग्जांपल देखते हैं। कोलोइडियल में दूध होता है, एक एग्जांपल इसका। अब दूध में जो है आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, दूध की जब आप पढ़ेंगे तो दूध में प्रोटीन होता है, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, जो भी चीजें होती हैं दूध में। दूध क्या होगा, कुछ आप कटोरी में या गिलास में किसी भी बर्तन में दूध को ले लो, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो आई थिंक 1.5 दिन में, 1 दिन में काम हो जाएगा। 1.5 2 दिन में, 3 दिन में आप देखोगे कि आपका दूध फट चुका है। और जब दूध फट जाता है तो नीचे पनीर बैठ जाएगा। कुछ लोग उसको छेना बोलते हैं, कुछ लोग उसको कच्चा पनीर बोलते हैं, कुछ लोग पक्का पनीर बोलते हैं, कुछ लोग खाली पनीर बोलते हैं। तो पनीर नीचे बैठ जाएगा, ऊपर पानी रहेगा। तो देखो दो फेस में आ गया ना, एक सॉलिड फेस दैट इज पनीर, और एक उसका पानी वाला फेस। लेकिन थोड़ा टाइम लगा बच्चों। तो बच्चों के दिमाग में बस यही सेट नहीं होता, बच्चा सोचता है यार कोलाइडल सॉल्यूशन दूध है, दूध तो सिंगल फेस है, लिक्विड फेस है, हमें तो इसमें दो फेस दिखाई नहीं दे रहे। बेटा दो फेस दिखाई देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें तुरंत दिख जाता है रेत अलग पानी अलग, क्योंकि घुला ही नहीं। लेकिन इसके अंदर घुली हुई है चीजें, तो थोड़ा टाइम लगेगी सेटल डाउन होने में। तो इसीलिए कोलोइडियल में जो मिल्क है, कुछ दिनों बाद आपको इसमें दो फेस दिखाई देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देगा। तो मैं लिख देता हूं मिल्क जो है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? दूध फट जाता है, क्या बोले इसको? कोई वर्ड है आपके दिमाग में, या मैं अपनी हिंदी करूं यहाँ पे? बताओ। सर मिल्क गेट स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड? यस सर, खराब तो वही होगा। स्पॉइल तो वैसा हो गया ना, जिंदगी खराब हो गई, लाइफ इज स्पॉइल, वो वाला स्पॉइल अलग हो जाएगा। कुछ और वर्ड, कुछ और वर्ड। आफ्टर सम टाइम क्या लिखें? ऐसे लिखते हैं बटर। नहीं, पनीर को क्या बोलते हैं? पनीर को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? कम ऑन। सर दूध फटने मतलब कर्डलिंग कहते हैं इसे। कर्डलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, लेकिन हम लिख नहीं रहे कर्डलिंग। आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व टू फेस, टू फेस ऑफ मिल्क। ठीक है, अब जब प्रॉपर आता ही नहीं, वो परफेक्ट हमें वर्ड ही नहीं मिल रहा, तो क्यों कुछ गलत लिखे, इसलिए हमने सिर्फ ये लिख दिया कि कुछ समय बाद आपको दो फेस दिख जाएंगे दूध के, पनीर नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पानी तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पनीर को पीयूष कह रहे हैं कॉटेज चीज कहते हैं। ठीक है, तो कॉटेज चीज आपको नीचे बैठता हुआ दिखाई देगा, ऊपर आपको पानी तैरता हुआ दिखाई देगा। आप मट्ठा ले लो, मट्ठा पीते हो, मट्ठे को छाछ भी कहते हैं। मट्ठे में पानी डालो, शेक कर दो ऐसे, अब आपको पूरा मट्ठा एक फेस में दिखेगा, लिक्विड फेस में। लेकिन आप उसे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद देखना, मट्ठा नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर तैरता है। तो वो भी तो टू फेस में आ गया, लेकिन कुछ समय लगेगा। तो
डिपेंड करता है बच्चों की लिक्विड सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। दूध में 2-3 दिन लग सकते हैं, जबकि मट्ठे में 4 से 5 घंटे में काम हो जाएगा। तो वही है, अलग अलग मिक्सचर होगा तो बेटा अलग अलग टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में। ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे आपको तुरंत दिख जाएगा। हो सकता है 1 महीने बाद सेटल डाउन हो सकता है 1 साल बाद सेटल डाउन हो, लेकिन यहाँ पे कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। कभी भी आपको नहीं दिखेगा कि आपने पानी में जो चीनी घोला था, आप 2 साल बाद आके देखना पानी में चीनी घुला हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि चीनी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होगा तो फिर घुला रहेगा। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि मिक्सचर होता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो में ट्रू सॉल्यूशन एक फेस में रहता है, हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन, कोलाइडियल 2 फेस में रहते हैं। एग्जांपल हो गया, सस्पेंशन का एग्जांपल लिख लेते हैं, सैंड प्लस वाटर। ठीक, अच्छा एक बात मैं और आपको बताऊं, आप ना इसको सॉल्यूट के साइज पर भी क्लासिफाई कर सकते हो। सॉल्यूट के साइज पे क्लासिफाई कर सकते हो कैसे? जो भी आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अभी सॉल्यूट पता है। सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा मात्रा में होता है। तो सॉल्यूट 1 नैनोमीटर से छोटा होगा ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, यानी इसके अंदर। वही अगर हम बात करें सस्पेंशन की, या पहले कोलॉइडल लिख लेते हैं क्योंकि कोलॉइडल बीच में आता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। यानी अगर आपका सॉल्यूट का साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का छोटा है तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहा होगा। क्या वो कभी ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा, वो कोलॉइडल बनाएगा। अगर आपने 1000 से भी, यहाँ लिख देते हैं H2O, तो अगर आपने 1000 से भी साइज ऊपर कर दिया सस्पेंशन बन जाएगा। ये लो 1000 नैनोमीटर से भी आपने बड़ा कर दिया साइज तो भाई साहब अब वो सस्पेंशन बनाएगा, कोलॉइडल भी नहीं बनाने का। तो ये आपका एक पार्टिकल का एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ऑल्दो चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री टर्म 2 उसमें ये चीज मेरे को दोबारा बतानी है, पर अभी चल रहा था वही चीज तो मैंने सेम आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, मिटा रहा हूं इसे। ठीक है, इसके बाद अब बात करें अगर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में 2 लोग होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और तब जाके बनता है बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये 2 चीजें होती हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो यहाँ पे मैं अगली आपके लिए हेडिंग लिख देता हूं, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे पता करें कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? तो इसके लिए हम 2 मेथड यूज करेंगे बच्चों। पहला मेथड जो है वो है अमाउंट मेथड। अमाउंट मेथड में क्या बता रहे हैं देखो, एक आप ले लो सॉल्यूट और एक आप ले लो सॉल्वेंट। ठीक, मैं मार्कर चेंज करूं। सॉल्यूट जो होगा वो हमेशा कम अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में होगा। ये तो आपको पहले से ही पता है ना, इसमें नया क्या बता दिया है ना, तो कुछ भी नया नहीं है, ये चीज आपको पहले से ही पता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनते हैं। जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट ये आप चेक कैसे करेंगे? तो अमाउंट चेक करने के लिए आप हमेशा मोल्स अपनाएंगे। जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसके मोल्स कम वो सॉल्यूट। ठीक, इसी बात पे एक मैं छोटा सा आपको क्वेश्चन दिखा दूं, हल्का सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 32 ग्राम CH4, ये मैं 11th क्लास में जब आपको पढ़ाता हूँ ना तब भी बताता हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं, हो सकता है अब तो भूल गए होंगे ना काफी कुछ। 8 ग्राम H2, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें बताइए सॉल्वेंट कौन है? तो एक अगर दिमाग लड़ाए बिना बच्चा बोलेगा तो वो 32 ग्राम CH4 को सॉल्वेंट बता देगा, क्योंकि ये ज्यादा लिखा हुआ है, अमाउंट ज्यादा दिख रहा है ना 32 ग्राम, और ये सिर्फ 8 ग्राम। तो बच्चा इसको सॉल्वेंट बता देता है, इसको सॉल्यूट बता देता है। तो मैं लिख देता हूं, एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन बच्चे की ये है कि आपका CH4 तो सॉल्वेंट है और H2 आपका सॉल्यूट है। ठीक है जी, लेकिन अब रियलिटी सुनो। रियलिटी क्या है? रियलिटी में बच्चों CH4 जो है वो सॉल्यूट है
और H2 आपका सॉल्वेंट है। ये है रियलिटी। कैसे जी? क्योंकि बेटा आप जज कर रहे हो वजन देखकर। 32 ग्राम क्या होता है? वजन ही तो है। 8 ग्राम क्या है? वजन है। आपको वजन से चेक करने को बोला था, मोल से चेक करना था। इसके मोल्स निकालने थे, तो निकाल लेते हैं जरा मोल्स। इसके मोल्स निकालोगे तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये 32, मोलर मास 16 होता है। उम्मीद करता हूँ 16 नहीं बताना पड़ेगा कि 16 कैसे आया है, और काट के आ गया 2 मोल। वही इसके मोल्स निकालोगे तो गिवन मास, वेरी गुड, 8 अपॉन में 2, और ये काट के आ गया 4 मोल्स। ठीक, तो आप नोटिस कर सकते हैं ज्यादा मोल्स हैं इसके, तो ये सॉल्वेंट हो गया। अगर आप अभी भी लिंक नहीं कर पा रहे कि मोल से ज्यादा कैसे हो गया सर, तो थोड़ा याद करो बच्चों। एक मोल का मतलब होता है इतने सारे पार्टिकल्स, इतने सारे पार्टिकल्स। तो अगर ये 4 मोल हैं तो मतलब 4 इंटू दिस, इतना सारा H2 है, और 2 इंटू दिस नंबर, यानी एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर भी था ना, 2 इंटू दिस नंबर, इतने सारे CH4 है। तो ज्यादा कौन है? H2, इसीलिए H2 यहाँ पे सॉल्वेंट है। वजन से कभी जज मत करना, ठीक है? अगर आप ऐसे भी इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं एक बीकर बना के दिखाता हूँ, उस बीकर में हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये एक बीकर हो गया, और यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ये 100 है, 100 छोटे छोटे पार्टिकल्स। मैंने 100 के आगे एक डॉट लगाया, पता नहीं आपको डॉट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर डॉट लगाया हुआ है। और इनका वजन टोटल 100 ग्राम है, टोटल वजन 100 ग्राम है। इसका मतलब एक डॉट का वजन है 1 ग्राम। ठीक है जी? अब ध्यान से सुनना, अब इसके अंदर थोड़े बड़े पार्टिकल मैंने डाल दिए, ये लो जी, बड़े पार्टिकल डाल दिए, बड़े पार्टिकल। ठीक है, ये लो, इतने बड़े पार्टिकल डाल दिए। अब पता है कितने डाले? ये डाले मैंने 11 पार्टिकल, बड़े बड़े 11 पार्टिकल डाले। एक पार्टिकल का वजन है आपको 10 ग्राम, एक पार्टिकल का वजन 10 ग्राम, लेकिन 11 का कितना हो जाएगा? 110 ग्राम। ठीक है, ऐसे एरो बना के लिख देता हूँ, ये लो, और यहाँ भी एरो बना के लिख देता हूँ, ये लो। तो छोटी डॉट 100 थी, एक का वजन 1 ग्राम था, तो 100 डॉट का वजन हो गया 100 ग्राम। बड़ी डॉट 11 थी, एक का वजन था 10 ग्राम, तो 11 का हो गया 110 ग्राम। अब आपसे देखो वजन पूछोगे तो वजन ज्यादा किसका है? बड़ी डॉट का। पर मैं संख्या पूछूं, अमाउंट पूछूं, ज्यादा कौन है, तो आप देखोगे छोटी डॉट 100 है, जबकि बड़ी डॉट सिर्फ 11 है। तो यहाँ पे बड़ी डॉट जो है ये काम कर रही है सॉल्यूट का, और ये जो है ये काम कर रहा है सॉल्वेंट का। तो आपको कभी भी वजन से चेक नहीं करना है, आपको हमेशा अमाउंट से चेक करना है, और अमाउंट आप गिन के चेक करोगे। ये तो एटॉमिक लेवल नहीं था, हम गिन पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम केमिस्ट्री में एटॉमिक लेवल पे जब बात करते हैं तो हम गिन नहीं पाएंगे, तो हम मोल्स को यूज करते हैं, और एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए मोल्स आपको चेक करना है। आपको ऐसे गिनती नहीं करनी कि 10 CH4 है, 5 H2 है, आप गिन ही नहीं पाओगे। आप मोल्स में डील करते हो, इसीलिए मोल्स हम यहाँ यूज करते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड, अमाउंट मेथड। अमाउंट मेथड से जिसका ज्यादा अमाउंट वो सॉल्वेंट, जिसका कम अमाउंट वो सॉल्यूट। चेक कैसे करना है? मोल से। क्वेश्चन कंफ्यूज कैसे करेगा? ऐसे करेगा, और बाकी मैंने यहाँ करा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, 40 मिनट भी होने वाले हैं, 40 मिनट बाद सेशन एंड हो जाएगा, तो वापस से रीज्वाइन कर लेना। एक बार मैं देख लूं कितने बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं। 5 बच्चे बैठे हुए हैं, ओके, जिसमें से देवांश मलिक तो 1-2 दिन में ऑफलाइन ही ज्वाइन कर लेंगे, तो आप 4 बच्चे हैं। वेदांत अभी फोन नहीं उठा रहा, वेदांत पता नहीं कहाँ है, कुणाल पता नहीं कहाँ है, और दिशा पता नहीं कहाँ है। 3 बच्चे अभी गायब हैं। वो भी है ना, लेट, जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना फंसते चले जाओगे, क्योंकि 12th क्लास है। अच्छा किया कि आपने आज से शुरुआत कर दी। हमारी ऑफलाइन में तो मैंने 2-3 दिन, 1-2 हफ्ता हो गया चालू करे हुए, एक बैच तो, और एक आधी चालू किया था। ठीक है, चलो इसे मिटा रहा हूं। अब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, यूट्यूब पे डल जाएगी आज ही। और फिर पीयूष एक बात बताओ, क्या आप भी एक यूट्यूब चैनल खोल के और ये वीडियो रिकॉर्डेड डाल सकते हो जैसे वेदांत डालता है? हाँ नहीं सर, टाइम लगेगा देख, उसके पास टाइम है तो लगेगा सर। आपको? हाँ उसके पास है, लेकिन अब तुम रिकॉर्ड करोगे फिर उसे भेजोगे, फिर वो उसे कहेगा डाउनलोड नहीं हो रहा, वो 10 बातें बताता है। सर तो तुम मैं पता नहीं कैसे लिंक, परमिशन चेंज कर देता हूँ ना अपनी हाँ परमिशन चेंज करके उसे लिंक भेजना ताकि वो डाउनलोड कर पाए। ठीक है, हाँ सर। और फिर ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक, पसंद आएगा उन्हें तो क्या पता वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, है ना? चलो, अमाउंट मेथड हो गया। सेकंड मेथड बच्चों, फेस मेथड।
फेस मेथड। अच्छा ये सब क्या चल रहा है, ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है भाई, सब कुछ अभी इंट्रोडक्शन में ही है। जब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो इंट्रोडक्शन इतने में खत्म कर दिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एकदम बेस क्रिएट कर दूं और फिर मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। फेस मेथड में क्या होगा बच्चों, मान लीजिए कि ए नाम का एक पार्टिकल है जो कि सॉलिड है, और बी नाम का एक पार्टिकल है जो कि लिक्विड है, और मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन ज्यादा मात्रा में है कौन कम मात्रा में है, और मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। और इतना मैं आपको बता देता हूं कि जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है। अब आपको गैस करना है कि बताओ इन दोनों में से कौन सॉल्वेंट रहा होगा और कौन सॉल्यूट, बताओ, थोड़ा दिमाग लड़ाओ, बताओ बताओ। सर लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूट है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड भाई साहब, ये आपका सॉल्वेंट का काम कर रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में था, और जो सॉलिड स्टेट में था वो आपका सॉल्यूट का काम कर रहा है। तो इट मींस एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे स्टार बना के लिख देते हैं कहीं पे कि बेटा जो सॉल्वेंट होता है एंड सॉल्यूशन, दोनों लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हैव सेम फेसेस, हैव सेम फेस। सेम फेस मतलब अगर सॉल्यूशन लिक्विड में है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड में रहा होगा, अगर सॉल्यूशन सॉलिड में है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड में रहा होगा, अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट भी गैसियस रहा होगा। इसी में सेकंड केस अगर मैं बना देता, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस बना देता कि ए और बी को मिक्स करा है, ए सॉलिड होता है बी लिक्विड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं इसे सॉल्यूशन बना देता हूँ, ठीक। और इस बार सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, तो बेटा आप इसे बोलोगे सॉल्वेंट और इसे बोलोगे आप सॉल्यूट, ध्यान से समझ लो, ठीक। और यहाँ पे बात लिखी थी मैंने, फेस मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेट। तो जब फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो आप आराम से गैस कर सकते हो कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, रेदर देन आपको अमाउंट नहीं बताया जाएगा, आपको अमाउंट नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ फिजिकल स्टेट बता देंगे सॉल्यूशन की, तो भी आप गैस कर सकते हो कि कौन सॉल्यूट रहा होगा कौन सॉल्वेंट, ठीक। मेरी तरफ से बस इतना ही था डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए होपफुली आपने कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आप सबके पास एनसीईआरटी है इस टाइम, रेज योर हैंड, क्या आप सबके पास एनसीईआरटी है, रेज योर हैंड। सिर्फ एक बच्चे ने करा, पीयूष तिवारी ने, पीयूष रावत ने कर दिया, देवांश मलिक ने कर दिया, आदित्य भाटी, वंशिका, बेटा नहीं है आपके पास किताब? नो सर अभी नहीं है। नो सर। अभी नहीं है, ठीक है बेटा। आप एक काम करना, फिर एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लेना, कर तो सकते हो या मैं भेज दूं ग्रुप में डाउनलोड करके, बता दो। सर कर रखी है। कर रखी है, फिर तो अच्छी बात है। आदित्य भाटी आप भी कर लो, अदरवाइज मेरे से मांग लेना, मैं व्हाट्सएप पे आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा, ठीक है जी। अब 1 मिनट बचा है, सेशन एंड हो जाएगा, ये टॉपिक बीच में ना रह जाए, इसलिए एनसीईआरटी एक तो डाउनलोड कर लो, वंशिका अगर है तो, वंशिका अगर है तो ग्रुप में भेज दो ताकि देवांश मलिक देख लें, डाउनलोड, देवांश मलिक कह रहा हूँ, आदित्य भाटी डाउनलोड कर लें, और फिर मैं बताता हूँ कैसे बुक से पढ़ना है इस टॉपिक, ठीक है। चलो सेशन एंड कर रहा हूँ, वापस रिज्वाइन कर लो।